हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मर्म और आज हम पढ़ेंगे मर्म के बारे में। मर्म जनरली हम लोगों ने सुना है एनर्जेटिक पॉइंट्स। दीज आर नॉट जस्ट एनर्जेटिक पॉइंट्स बट एज एनाटॉमिकल intersections where structure meets life force. So let's proceed. तो हम पढ़ते हैं मर्म की परिभाषा यानी कि मर्म होता क्या है। तो आचार्य डलन जी के अनुसार मारयंती इति मर्माणी अर्थात जिन स्थानों पर आघात लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उन स्थानों को मर्म कहते हैं। यानी कि आचार्य डलन जी क्या कहते हैं कि वो प्लेस, वो जगह, वो स्थान जहां पर अगर तुम कोई आघात करते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जो स्थान जहां पर आघात लगने से मृत्यु हो सकती है उन स्थानों को हम मर्म कहते हैं। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत जी क्या कहते हैं कि मर्माणि नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपातः तेषु स्वभावतः एव विशेषेण प्राण तिष्ठन्ति। अर्थात कि मर्म क्या है? मर्म वो जगह है जहां पर मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि इनका सन्निपात होता है। अर्थात मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि मिलती हैं। वो पॉइंट्स, वो प्लेसेस जहां पर मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि मिलती हैं उन्हें, उन जगहों को मर्म कहते हैं। उन जगह पर स्वभावतः और विशेष रूप से प्राणों का अधिष्ठान है, मतलब वहां पर प्राण अधिष्ठित होते हैं, प्राण रहते हैं। इसीलिए अगर इन जगहों पर मर्म से कोई पीड़ित हुआ, मतलब वहां पर कोई आघात हुआ, तो वहां पर कुछ ना कुछ अनेक अवस्थाएं, वो मतलब जो व्यक्ति है वो अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होगा। कि हो सकता है कि हम वो पेशेंट ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाए, या फिर उसमें कोई विकलता उत्पन्न हो जाए, या फिर हो सकता है कि कोई रुझा उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार की। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मर्म की संख्या कि टोटल मर्म होते कितने हैं। सभी आचार्यों के अनुसार सप्त उत्तरम मर्म शतम। सप्त उत्तरम मतलब 7 ऐड करो किसमें? शतम में, 100 में। तो यानी कि 107 टोटल मर्म की संख्या जो होती है वो 107 होती है। ओके। तो अब हम देखते हैं कि टोटल 107 मर्म होते क्या हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मर्म का क्लासिफिकेशन यानी मर्म के प्रकार। ठीक। आचार्यों ने मर्म के जो क्लासिफिकेशन किए हैं वो अलग अलग बेसिस पे किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संरचना भेद से। ठीक। आचार्य सुश्रुत जी ने संरचना भेद से मर्म के 5 प्रकार बताए हैं। ठीक। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इनमें इनके अनुसार 5 प्रकार के बताए हैं। और आचार्य वाग्भट जी ने संरचना भेद से षड्विध बताया है। ठीक है। उन्होंने 6 प्रकार बताए। उन्होंने एक और एक्स्ट्रा ऐड किया है, वो है धमनी। ठीक। तो आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार मांस में 11, सिरा में 41, स्नायु में 27, अस्थि में 8 और संधि में 20 मर्द होते हैं। ठीक। अब आते हैं शरीरगत पे। शरीरगत के बेसिस में हमारी जो आयुर्वेद है, हमने शरीर को 3 भाग में डिवाइड किया, शाखा, कोष्ठ और ऊर्ध्वजत्रुगत। ठीक है। शाखा यानी कि हमारे जो लिम्स है, कोष्ठ हमारा जो मिडिल पार्ट है, और ऊर्ध्वजत्रुगत यानी अबव क्लाविकल। ठीक है। तो उसी तरीके से इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। शक्ति आर द लिम्स, उदर एंड उर यानी कि थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन। ठीक है। और पृष्ठ यानी कि पीठ। तो ये दोनों किसके अंडर आ गए? ये दोनों कोष्ठ के अंडर आ गए। और फिर क्या हो गया? ऊर्ध्वजत्रुगत। ठीक है। तो शक्ति में टोटल मतलब शक्ति मीन्स लिम्ब, यानी कि ये एक लिम्ब का दिया हुआ है। एक लिम्ब में टोटल 11 मर्म्स होते मर्म है। तो हमारे पास टोटल कितनी लिम्ब होती है? हमारे पास 4 लिम्स है। ठीक है। तो यानी कि अगर एक लिम्ब में 11 मर्म है तो 4 लिम्स में 44 होंगे। 11 इंटू 4 दैट इज 44। ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए शक्तियों में? 44। उदर प्लस उर यानी कि एब्डोमेन और थोरैक्स रीजन में 12 हो गए। ठीक। पृष्ठ यानी कि बैक में 14 हो गए। ठीक। और ऊर्ध्वजत्रुगत अबव क्लेविकल 37। इनका हम टोटल करेंगे तो 107 आएगा। इनका भी टोटल करेंगे तो 107 आएगा। अब हम आते हैं मारकता के आधार पर। यानी कि अगर हम उन मर्म पे यानी उन स्थानों पर चोट लगती है, आघात होता है, तो पेशेंट या व्यक्ति को कैसा उस पे इफेक्ट आएगा, उस बेसिस पे। जैसे कि पहला हो सकता है सद्य प्राणहर मर्म। सद्य मतलब ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। ठीक है। या फिर वैकल्यकर मर्म। वैकल्यकर मतलब क्या होगा कि अगर जो पेशेंट को चोट लगी है, जहां जिस स्थान पर आघात लगा है वह वैकल्यकर मर्म है, तो वहां पर उस पेशेंट को विकलता उत्पन्न होगी, यानी कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक है। विशल्यग्न मर्म यानी कि
अगर उस स्थान पर चोट लगी हो जो विशल्य मर्म है, तो उस जगह पर पेशेंट का क्या होता है कि अगर उस स्थान पर कोई शल्य प्रेजेंट है तो वो पेशेंट जीवित रहेगा। जैसे ही कोई शल्य बाहर निकाल दिया जाए तो वह पेशेंट ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई जगह होती है जहां पर नाइफ लगा हुआ है और अगर आप वो नाइफ लगे रहने दोगे तो पेशेंट जी जाएगा, बट अगर उस जगह से नाइफ निकाल दिया जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो उन्हें हम विशल्यग्न मर्म कहते हैं। फिर आता है रुजाकर मर्म। रुजाकर मर्म मतलब उन जगहों पर चोट लगने से अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा वेदना होती है, रुजा उत्पन्न होती है। एक होता है कालांतर मर्म। कालांतर मतलब काल अंतर, समझ आ रहा है कि अगर आप उस जगह पर चोट लगी है तो कुछ टाइम बाद डेथ होगी, कुछ टाइम बाद, ऑन द स्पॉट नहीं होगी। ठीक है, तो सद्य प्राणहर मर्म टोटल 19 होते हैं, वैकल्यकर मर्म 44 होते हैं, विशल्यग्न 3 होते हैं, रुजाकर 8 होते हैं और कालांतर मर्म 33 होते हैं। ठीक है, इन सब मर्मों का नाम, क्लासिफिकेशन और इनकी जो संख्या है वो हमें याद होनी चाहिए। अब हम अपने एक क्लासिफिकेशन को थोड़ा इलाबरेट करते हैं। मतलब जो हमने शरीरगत अंग के बेसिस पे पढ़ा था, जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब हम उसको पूरा इलाबरेट करके पढ़ते हैं। जैसे कि शरीरगत में हमने 3 तरीके से डिवाइड किया था, शाखाओं में, कोष्ठ में और ऊर्ध्वगत में। तो शाखाओं में हम हाथ में और पैर में ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बताओ, एक शक्ति में कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। ठीक है, यानी कि एक शाखा में 11 होते हैं, 11 मर्द होते हैं। तो 2 हाथ है हमारे, तो एक हाथ का पढ़ लिया तो दूसरे हाथ का भी पढ़ लिया। ठीक है ना? तो एक हाथ में कितने होते हैं? 11 मर्म होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? शिप्र, कूर्च, कूटशिर, तल हृदय, मणिबंध, इंद्रबस्ती, कर्पूर, पाणी, पूर्वी, लोहिताक्ष और कक्षधर। अब हम इनको एनाटॉमिकली देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो आप अगर अपना हाथ देखोगे तो हाथ के जो अंगुष्ठ है और जो फिंगर है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर और जो तुम्हारा अंगूठा है, उनके जो बीच का पॉइंट है वहां पर क्षिप्र मर्म प्रेजेंट होता है। देखो, अगर इस जगह दिखे तो इस हाथ में तुम्हारा थंब और तुम्हारी फिंगर, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट प्रेजेंट है उसे हम क्षिप्र मर्म बोलते हैं। ठीक है, वहां पर क्या प्रेजेंट है? क्षिप्र मर्म। अब हम इससे थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट है कूर्च। ठीक है, क्षिप्र मर्म से थोड़ा ऊपर क्या प्रेजेंट है? कूर्च मर्म। ठीक है, और कूर्च से थोड़ा और ऊपर आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट है कूर्च शिर। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? कूर्च शिर। ओके। तल हृदय। तल हृदय जो प्रेजेंट होता है वो एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, बीच में प्रेजेंट होता है तुम्हारी पाम के। ठीक है, तुम्हारी पूरे पाम के बीच में प्रेजेंट है, क्या है? तल हृदय। तो आई गेस ये 4 मर्म तो क्लियर हो गए होंगे इनकी पोजीशन, शिप्र, कूर्च, कूर्चिर और तल हृदय। शिप्र कहाँ है? अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच में। कूर्च शिप्र से ऊपर, और कूर्चिर कूर्च से ऊपर। ठीक है, तल हृदय जो प्रेजेंट है वो तुम्हारी पाम के सेंटर में। अब हम आते हैं मणिबंध पे। व्हाट इज मणिबंध? यानी कि जो रिस्ट जॉइंट है वहां पर प्रेजेंट होगा। तो मणिबंध कहाँ प्रेजेंट होता है? रिस्ट जॉइंट पे। अब हम आते हैं इंद्रबस्ती पे। जो इंद्रबस्ती है वो तुम्हारी फोर आर्म में प्रेजेंट होता है, उसके मिड में। ठीक है, दिस इज इंद्रबस्ती। ओके, अब हम आते हैं कर्पूर पे। जो कर्पूर प्रेजेंट है वो तुम्हारी क्या है? एल्बो जॉइंट पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो कर्पूर है वो एल्बो जॉइंट पे प्रेजेंट है। अब थोड़ा एल्बो जॉइंट से ऊपर गए तो आणी, फिर उससे और ऊपर गए तो उर्वी। ठीक है, कर्पूर, कर्पूर से ऊपर गए तो आणी, आणी से ऊपर गए तो उर्वी। ये रहा कर्पूर एल्बो पे, फिर उससे ऊपर गए तो आणी, उससे ऊपर गए तो उर्वी, फिर लोहिताक्ष और कक्षधर। जो लोहिताक्ष है वो तुम्हारे एकदम ऊपर टिप पे प्रेजेंट होता है, शोल्डर के, शोल्डर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज लोहिताक्ष। और कक्षधर कहाँ प्रेजेंट होता है? कक्षधर प्रेजेंट होता है आर्म पिट पे। ठीक है, आर्म पिट की साइड पे थोड़ा सा उधर प्रेजेंट होता है कक्षधर। तो आई गेस इन 11 मर्म के तुम्हें एनाटॉमिकली भी तुम्हें समझ आ गए होंगे। तो टोटल 11 कौन कितने होते हैं बताना, मतलब क्या क्या होते हैं? क्षिप्र, कूर्च, कूर्चिर, तल हृदय, मणिबंध, इंद्रबस्ती, कर्पूर, आणी, पूर्वी, लोहिताक्ष और कक्षधर। ठीक है, अब हम देखते हैं पैर का। तो जो हाथ का होता है और जो पैर का होता है वो बहुत सिंपल होता है, बस एक शक्ति का याद कर लो। पैर का भी मतलब इजी है, वो भी याद हो जाता है, बस उसमें 2-3 नेम जो होते हैं वो डिफर कर जाते हैं।
जैसे कि यहाँ पे जो हमने मणिबंध देखा वो रिस्ट जॉइंट है, वहां की जो जॉइंट होगी वो डिफरेंट होगी, वो हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। वहां पे गुल्फ होगा तो गुल्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पैर को। पैर में भी टोटल कितने मर्म प्रेजेंट है? 11। ठीक है, तो क्या क्या? शिप्र, कूर्च, ऊर्चिर, तल हृदय, गुल्फ, इंद्रबस्ती, जानु, आणी, पूर्वी, लोहिताक्ष और विटप। इसमें सिर्फ 3 नामों में डिफरेंस आया है। ठीक है, कौन कौन सा? गुल्फ, मणिबंध की जगह क्या आया है? गुल्फ। वहां था रिस्ट जॉइंट, यहाँ होगा एंकल जॉइंट, तो ये होगा गुल्फ। और वहां था आपका एल्बो जॉइंट, और यहाँ है जानू यानी कि नी जॉइंट। और वहां था आपका कक्षधर, यहाँ है विटप। ओके, तो इनकी जगह भी एनाटॉमिकली भी लगभग वैसे ही सेम होती है। जैसे शिप्र है, शिप्र क्या होगा? तुम्हारे अंगूठे और तुम्हारी फर्स्ट फिंगर के बीच में शिप्र प्रेजेंट होगा। ठीक है, तुम्हारा अंगूठा और तुम्हारा फर्स्ट फिंगर के बीच में, ये तुम्हारे पैर की है। ठीक है, उसके बाद में उससे ऊपर जो प्रेजेंट होगा वो कूर्च, ये कूट शिर। और ये क्या है? तल हृदय। ठीक है, एट द सेंटर तल हृदय, दिस इज शिप्र, कूर्च, कूर्च शिर एंड तल हृदय। अब हम आते हैं गुल्फ पे। तो गुल्फ जो होगा वो हमारा एंकल जॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद में इंद्रबस्ती, इससे ऊपर गए तो आप इंद्रबस्ती। उसके बाद में आपका नी जॉइंट जानू, फिर उससे ऊपर आया जानू से 3 अंगुल ऊपर जो होता है वो आणी प्रेजेंट होता है। जानू, जानू मर्म से 3 अंगुल ऊपर आणी मर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर उर्वी। ठीक है, और फिर लोहिताक्ष, जो है लोहिताक्ष आपके इंग्वाइनल रीजन में प्रेजेंट है। और जो विटप है वो इधर प्रेजेंट है। ठीक है, हमने शाखागत मर्म कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हाथ का और पैर का। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया, शाखा कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं एब्डोमेन रीजन को, यानी कि कोष्ठगत, सॉरी एब्डोमेन को नहीं, पूरे कोष्ठगत को। ठीक है, तो जो हम कोष्ठगत को देखते हैं तो उसमें आचार्य ने 2 तरीके से डिवाइड किया था, उदर प्लस उर और पृष्ठ में। यानी कि एब्डोमेन और थोरैक्स रीजन को एक साथ बताया और पृष्ठ को अलग बताया था। तो उदर प्लस उर में टोटल जो होते हैं वो 12 होते हैं, और जो पृष्ठ है उसमें टोटल 14 होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम उदर और उर में टोटल जो 12 मर्म है उनकी जगह कहाँ है। तो ये 4 तो बहुत इजी है, बस्ती, नाभि, हृदय, गुदा। ठीक है, ये सबको पता है कहाँ है, और ये सबको पता है कि कितने होते हैं। बस्ती, ब्लैडर एक होता है, नाभि एक होती है, हृदय एक होता है और गुदा भी एक होती है। अब ये याद भी तरीके बहुत इजीली हो जाएंगे। देखो, बस्ती, नाभि, हृदय, गुदा, फिर स्तन मूल और स्तन रोहित, स्तन मूल और स्तन रोहित, और फिर अपलाप और अपस्तम। जो स्तन मूल है, यानी कि मूल, मूल क्या होती है? रूट। रूट कहाँ प्रेजेंट होती है? नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम याद करेंगे स्तन मूल और स्तन रोहित की पोजीशन। जो स्तन मूल है वो नीचे प्रेजेंट होगा, और जो स्तन रोहित है वो ऊपर प्रेजेंट होगा। जो स्तन रोहित की जो जगह होती है, जो प्लेसमेंट होती है, वो कहाँ होती है? जो तुम्हारा निपल है, जो तुम्हारे निपल है उनके 2 अंगुल ऊपर जो है वो स्तन रोहित प्रेजेंट होता है, और 2 अंगुल नीचे जो है वो स्तन मूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 अंगुल ऊपर स्तन रोहित और 2 अंगुल नीचे स्तन मूल। ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं? 2-2 होते हैं, यानी कि एक साइड एक साइड एक। ठीक है, इधर एक इधर एक, 2। और अपलाप और अपस्तम, जो अपलाप प्रेजेंट होता है वो ऊपर होता है, शोल्डर रीजन के पास होता है। ठीक है, ये कितने हो गए? 2 अपलाप हो गए। ठीक, शोल्डर रीजन के पास होता है, आर्मपिट के पास थोड़ा सा। और जो अपस्तंभ है वो जीफी स्टर्नम के जो तुम्हारी है उसके ईदर साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज अपस्तंभ। अपस्तंभ कितने हो गए? टोटल 2। अपलाप कितने हो गए? 2। स्तन रोहित 2। स्तन मूल 2। बाकी नाभि, हृदय, बस्ती, गुदा एक एक एक, टोटल हो गए 12। हो गए याद? ठीक है, अब हम आते हैं पृष्ठ की तरफ। पृष्ठ में यानी कि पीठ पे कैसे होते हैं? अंश, अंश फलक, बृहति, पार्श्व संधि, नितंब, कुकुंदर और कटिक तरुण। देखो, इसको हम अगर देखकर याद करें तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अंश जो है वो ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अंश, फिर अंश फलक, यानी कि ये सब जो है स्कैपुला पे है, ये स्कैपुला के ऊपर है, और ये मतलब जो स्कैपुला है तुम्हारा अंश, वो उसके टिप पर है। ठीक है, अंश प्रेजेंट है। फिर नीचे आए तो अंश फलक। ठीक है, बृहति, ये नीचे बृहति प्रेजेंट है। ये सब टोटल कितने हैं? 2-2 हैं। ठीक है, ईदर साइड प्रेजेंट है अंश, अंश फलक, बृहति। फिर है पार्श्व संधि। पार्श्व संधि नाम से ही समझ आ रहा है, यानी कि लेटरल साइड पे, फ्लैंक साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है? पार्श्व संधि। उसके बाद में नितंब, ये जो नितंब हिप्स का रीजन है वहां पर। फिर आता है कुकुंदर और कटिक तरुण।
जो कटिक तरुण है वो यहाँ प्रेजेंट है। जो तुम्हारे ऊपर जस्ट नितंब के ऊपर जो प्रेजेंट वाला पार्ट है वहां पर प्रेजेंट होते हैं कटिक तरुण। और फिर नीचे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कुकुंदर। ठीक है, तो ये शायद समझ आ गए हो। अगर ऊपर से देख के चलो, ऊपर इधर साइड अंश, फिर दोनों साइड अंश फलक, फिर उसके नीचे आए थोड़ा बृहति, फिर फ्लैंक्स रीजन में आए तो पार्श्व संधि, फिर उसके नीचे आए तो कटिक तरुण, फिर उससे नीचे नितंब, और फिर उससे नीचे कोकंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊर्ध्वगत यानी कि अबव क्लाविकल के। ठीक है, तो अधिपति नाम देख लेते हैं सबसे पहले। अधिपति और स्थपनी जो एक एक है वो कौन कौन से हैं, वो है एक अधिपति और एक स्थपनी, यानी टोटल दो हैं जो एक एक प्रेजेंट है, अधिपति और स्थपनी। फिर आते हैं दो दो वाले कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो दो दो वाले हैं वो टोटल 7 है। क्या क्या, कर्कटिका, विदुर, फण, अपांग, आवर्त, उत्क्षेप और शंख। ठीक है, फिर फोर वाले कितने हैं, फोर वाले दो हैं, धमनिया और श्रृंगाटक। सीमंत 5 होते हैं और मातृकाएं टोटल 8 होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अधिपति। अधिपति जो होता है ना वो पीछे प्रेजेंट होता है, पीछे, जब हम इसे घुमा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में हम देख लेंगे एक बार इसे। अधिपति और स्थपनी जो होती है वो एकदम सेंटर पे, जो हम जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां पर स्थपनी प्रेजेंट होता है। कर्कटिका दो होती हैं, ये भी पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, वो भी हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लेंगे। और विदुर वो भी पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। जो विदुर होता है वो ईयर के पास प्रेजेंट होता है, और जो कर्कटिका होती है वो थोड़ा नेक रीजन के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है, फिर आता है फण। फण जो होता है वो तुम्हारे नोज के ईदर साइड प्रेजेंट होता है। ये नोज है, तुम्हारे नोज के साइड में ईदर साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस इज फण। फिर अपांग, अपांग क्या है, आउटर कैंथस पे, जो आई का आउटर कैंथस है वहां पर अपांग प्रेजेंट है। फिर आता है आवर्त। जो आवर्त है वो प्रेजेंट है आईब्रो के ऊपर। ठीक है, आवर्त। फिर है उत्क्षेप और शंख, ये दोनों टेम्पोरल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, शंख, और शंख से ऊपर उत्क्षेप। ठीक है, तो दो दो वाले समझ आ गए। कर्कटिका जो है वो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, नेक की साइड। विदुर ईयर की साइड, ये भी पीछे की तरफ प्रेजेंट है। फिर आते हैं फण। फण कहाँ होता है, नोज पे, नोज की साइड में ईदर साइड प्रेजेंट, दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। अपांग, अपांग कहाँ प्रेजेंट है, आउटर कैंथस, आई की दोनों साइड, बाहर की तरफ। आवर्त आईब्रो के ऊपर। उत्क्षेप और शंख दोनों टेम्पोरल रीजन में, शंख फिर उसके ऊपर उत्क्षेप। ठीक है, अब हम देखते हैं धमनिया और श्रृंगाटक। धमनिया कितनी होती है, टोटल 4 होती हैं, दो नीला दो मन्या। ठीक है, इधर इधर नेक की साइड पे प्रेजेंट होती है दो धमनिया, सॉरी दो नीला दो मन्या, टोटल 4 धमनिया। ठीक, और फिर श्रृंगाटक कितने होते हैं, टोटल 4। सीमंत 5 और मातृकाएं 8। ठीक है, जो सीमंत होते हैं वो सूचर्स होते हैं, पर ऐसे हमारे जो सूचर्स होते हैं, क्रेनियल सूचर्स, वहां पर सीमंत प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो अधिपति मर्म कहाँ है, एकदम सेंटर में। ठीक है, दिस इज अधिपति मर्म। और विदुर कहाँ है, ईयर के पीछे, दिस इज विदुर। यहाँ भी और यहाँ भी ईदर साइड दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं विदुर। और ऐसे ही कर्काटिका, कर्काटिका कहाँ है, पीछे की तरफ है, नेक की साइड में, यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों जो ईदर साइड प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कर्कटिका। कर्कटिका दो होती है और विदुर भी दो होते हैं। तो आई गेस आपको एनाटॉमी समझ आ गई होगी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन को थोड़ा इलाबरेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आचार्य सुश्रुत जी ने मारकता के आधार पर बताया था, वही है ये, आघात परिणाम भेद से। ठीक है, मारकता के आधार पे हमने 5 पढ़े थे, सद्य प्राणहर मर्म, विशल्य प्राणहर मर्म, वैकल्य, कालांतर और रुजाकर। ठीक है, तो जो सद्य प्राणहर मर्म है वहां पर पित्त दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, जो विशल्य प्राणहर मर्म है वहां पर वात दोष की प्रधानता होती है। जो कालांतर है वहां पर पित्त और कफ दोष की प्रधानता होती है। जो वैकल्यकर मर्म है वहां पर कफ दोष की प्रधानता होती है। और जो रुजाकर मर्म है वहां पर वात और पित्त दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी मतलब महाभूतों, सॉरी महाभूत कह रही हूँ, सॉरी दोष की प्रधानता के आधार पर अगर आप बेसिस पे याद करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे याद कर लो। जैसे हमें याद तो होता है वात पित्त कफ, तो ऐसे याद कर लो, सबसे पहले विशल्य जो कि वात होता है, फिर सद्य प्राणहर मर्म जो कि पित्त होता है, फिर हमने वैकल्य कर याद करा यानी कि कफ। ठीक है, तो विशल्य, सद्य, फिर वैकल्य, फिर हमने पढ़ा वात पित्त यानी कि रुजाकर मर्म, और कालांतर पित्त कफ।
मैं रुजाकर में वातपित्त लिखना भूल गई, आप याद रख लेना यहाँ पे वातपित्त है, ठीक है। तो आप इसको उस सीक्वेंस में भी याद कर सकते हो। अगर इस सीक्वेंस में याद करोगे तो आपको जो दोष है उनकी प्रधानता भी याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वातपित्त कफ वातपित्त कफ, ठीक है। अब हम देखते हैं सद्य प्राणहर मर्म की कि इसमें टोटल कितने होते हैं, 19 होते हैं, याद है हमने पीछे पढ़ा था 19 होते हैं। तो इसमें ये कौन कौन से 19 होते हैं, देखो नाभि हृदय बस्ती गुदा, ये चार तो मेन है ही है। अगर आप यहाँ पे मारोगे पर्सन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो नाभि हृदय बस्ती गुदा, और ये टोटल कितने हैं, एक 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 प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है अधिपति, श्रृंगाटक, शंख और मातृका, ठीक है। ये देखो इनकी टोटल जो संख्या होगी वो 19 ही होगी। एक 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 तो ये हो गए। अब अधिपति कितना होता है, वो एक होता है, एकदम सेंटर पे प्रेजेंट होता है, पीछे पीछे की साइड पे, ठीक है, अधिपति। और श्रृंगाटक कितने होते हैं, टोटल 4। शंख जो होते हैं वो टोटल 2 होते हैं, और जो मातृकाएं होती हैं वो 8 होते हैं। तो देखो 8 और 2 कितने हो गए, 10, 4 14, 15 16 17 18 19, ठीक है। इस तरीके से ये 19 हो गए। अब हम आते हैं विशल्य। विशल्य जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। उच्छेप और सीमंत। उच्छेप कितने प्रेजेंट थे, उच्छेप शंख रीजन के ऊपर प्रेजेंट था, याद है, शंख के ऊपर टेम्पोरल साइड पे। तो ये उच्छेप कितने हो गए, 2, और सीमंत 1, ठीक है। उसके बाद में कालांतर मर्म। जो कालांतर मर्म है वो टोटल कितने थे, बताओ, 33, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा इमेजिनेशन से याद करो तो हो जाएगा। तुम्हारे शोल्डर्स के एकदम टिप पर थोरैक्स रीजन में आता है, शोल्डर के ऊपर क्या था, अपलाप। फिर थोड़ा नीचे आए जिफिस्टर्नम के इधर साइड अपस्तम। फिर हम स्तनरोहित को पहले लिख लो, स्तनमूल को बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आया, स्तनरोहित। फिर उसके नीचे आया स्तनमूल। तो ये चार तो हो गए। दो ये होते हैं अपलाप, दो होते हैं, दो अपस्तम होते हैं, दो ही स्तनमूल होते हैं, दो ही स्तनरोहित होते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद हो गया। ऊपर सबसे पहले शोल्डर टिप पे अपलाप, फिर नीचे आए अपस्तम, फिर और नीचे आए स्तनरोहित, फिर उसके नीचे गए स्तनमूल। ये तुम्हारा थोरैक्स रीजन की ये चार चीजें खत्म, ठीक है। उसके बाद हम पृष्ठ मतलब रीजन में आते हैं, पीछे की तरफ आते हैं। तो अब हम यहाँ पर नीचे से चलते हैं, ठीक है। तो क्या था नीचे में, सबसे पहले सबसे नीचे था कौन सा, कुकुंदर, ठीक है। तो उसको हटा के नितंब पे आते हैं, नितंब। फिर उससे ऊपर क्या प्रेजेंट थे, कटिक तरुण, ठीक है। तो नितंब, कटिक तरुण। फिर क्या प्रेजेंट थे फ्लैंक्स रीजन में, पार्श्व संधि। फिर उससे ऊपर क्या प्रेजेंट थे, बृहति। अगर थोड़ा इमेजिनेशन करके और वो इमेज को देखकर याद करोगे तो ये इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। चार थोरैक्स रीजन के, चार पीछे बैक साइड के, दोनों को इंक्लूड कर लिया इन्होंने। अब कालांतर में क्या है, हाथ के मर्म, शिप्र और तल हृदय और इंद्रबस्ती। ये तीन किसके हैं, हाथों के हैं, शाखाओं के हैं, मतलब नॉट हाथ, शाखाओं के। शिप्र, तल हृदय और इंद्रबस्ती, ठीक है। उसके बाद में फिर एक क्या प्रेजेंट है, सीमंत, ठीक है। सॉरी ये सीमंत नहीं है, ये स्थपनी है, मैं वही सोच रही थी। दिस इज सीमंत एंड दिस इज स्थपनी, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैकल्यकर मर्म, ठीक है। तो वैकल्यकर मर्म याद हो तो कितने थे, टोटल 44, ठीक है। तो वो 44 थे। तो वो अभी हम रुक के पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ते हैं रुजाकर मर्म, ठीक है। रुजाकर कितने थे, 8, ठीक है। तो जो रुजाकर मर्म थे वो 8 हैं। तो वो कौन कौन से हैं, गुल्फ, मणिबंध और कूटशिर। देखो कैसे, गुल्फ कितने होते हैं, दोनों पैरों में, ठीक है, कितने हो गए, 2 गुल्फ। मणिबंध दोनों हाथों में, यानी कि 2 मणिबंध। और कूटशिर, कूटशिर किस में प्रेजेंट होता है, शाखाओं में, चारों में होता है ना। कूटशिर तो हाथ में भी और पैर में भी होते हैं। तो दोनों हाथों में हो गए 2, और दोनों पैरों में हो गए 2, यानी कि टोटल 4 कूटशिर हो गए, 2 गुल्फ हो गए और 2 मणिबंध हो गए, ठीक है। अब देखो, सदैव प्राणहर मर्म देख लिया हमने, विशल्य, कालंतर और रुजाकर, ये सब देख लिए। अब जितने बचे, यानी कि टोटल कितने बचे, 44 बचे। तो जो भी बचे वो वैकल्य कर मर्म में, उसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये सब याद कर लिए, उसके बाद में जितने भी जो बचेंगे वो सब आप वैकल्य कर मर्म में लिख देना, ओके। आई गेस ये मर्म टॉपिक समझ आया हो आपको, सो थैंक यू।